नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शुरू किए गए प्रेरक वैज्ञानिकों के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन की। बताएंगे कैसे जम्मू क्षेत्र में डेयरी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सामाजिक विकास परियोजना। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। प्रेरक वैज्ञानिकों के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे भारतीय विज्ञान के संस्थापकों से जुड़े विशेष कार्यक्रम। उन्नत जीएमआरटी द्वारा 8 नए दुर्लभ तारों की खोज। पुणे में स्थित उन्नत विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने साल 2021 में भी अपने नाम की कई उपलब्धियां। डीबीटी की परियोजना से जम्मू में बढ़ रहा है डेयरी उद्योग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक हस्तक्षेप से विशेषकर वंचित समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आ रहा है सुधार। और देश दुनिया की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों पर एक नजर। भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार से लेकर पहली बार मिले डायनासोर के पूर्व भ्रूण जीवाश्म की जानकारी साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रेरक वैज्ञानिकों के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साल भर चलने वाली इस श्रृंखला का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय विज्ञान के संस्थापकों को नमन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डीएसटी की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 1922 में जन्मे 6 महान भारतीय वैज्ञानिकों की जन्म शताब्दी मना रही है। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत आज एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्र में देश अग्रिम पंक्ति के देशों के साथ खड़ा है। लेकिन इस प्रगति के पीछे उन महान भारतीय वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है जिन्होंने भारतीय विज्ञान को मजबूत आधार दिया। आज जब राष्ट्र आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, ऐसे में इन उपलब्धियों का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय विज्ञान के संस्थापकों को नमन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने 1922 में जन्मे 6 महान भारतीय वैज्ञानिकों की जन्म शताब्दी मनाने की पहल की है। इनमें हरगोविंद खुराना, जी.एन. रामचंद्रन, येलावर्ती नायुदम्मा, बाला सुब्रमण्यम राममूर्ति, जी.एस. लड्डा और राजेश्वरी चटर्जी जैसे प्रेरणादायी वैज्ञानिकों के नाम शामिल हैं, जिनके जन्म को 2022 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी एक और महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर प्रेरक वैज्ञानिकों के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और भारतीय विज्ञान के संस्थापकों को नमन किया। I deem it a privilege today to inaugurate the year-long celebrations of birth centenaries of inspirational Indian scientists and honor their role in building modern India. The same way as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, we pay homage to 6 scientists today who have contributed immensely to the world of science and to our nation. कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर, विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रेरक वैज्ञानिकों का जन्म शताब्दी समारोह प्रयास है भारतीय विज्ञान के विकास की यात्रा और उसमें योगदान करने वाले वैज्ञानिकों से देश की नई पीढ़ी की पहचान कराने का।
इससे पहले 2020 में विज्ञान प्रसार ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन पर भी रामानुजन यात्रा का आयोजन किया था। अब प्रेरक वैज्ञानिक यात्रा के नाम से साल भर चलने वाले इस समारोह में भी विभिन्न गतिविधियों और संचार माध्यमों के द्वारा भारतीय विज्ञान के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। Today we are assembled in Vigyan Bhavan to commemorate and pay our tributes. आज हम 1922 में जन्मे उन 6 वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं जिनकी जन्म शताब्दी 2022 में हो रही है। They are all born in the year 1922 and today we choose हमने रामानुजन जयंती को चुना Ramanujan's जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। celebrated as Indian Mathematics Day. हम प्रतिबद्ध हैं कि जनता को वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में पता चले। Contributions of scientists. हम साल दर साल ये जश्न मनाएंगे। जिनकी भी शताब्दी होगी उन वैज्ञानिकों को चुना जाएगा। Centenary happens that year. कार्यक्रम इस तरह आयोजित किए जाएंगे कि युवा, गैर अभ्यासी वैज्ञानिक, आम नागरिक वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में जानें Of the country. और इन रोल मॉडल्स को देखें। Scientific contributions and they start looking at the role models. इस मौके पर माननीय उपराष्ट्रपति ने विज्ञान प्रसार के क्षेत्रीय भाषाओं में होने वाले प्रकाशनों को भी जारी किया। एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना तभी संभव है जब विज्ञान समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विज्ञान प्रसार के क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम और पुस्तकें यही काम कर रही हैं। अब जन्म शताब्दी समारोह के वार्षिक आयोजनों द्वारा जन जन तक भारतीय विज्ञान के नायकों को पहुंचाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि विज्ञान को लोकप्रिय और उसके संचार के लिए अलग अलग भाषाओं के अंदर काम करना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी से बात करते हैं, अगर उसकी मादरी ज़बान में अगर बात करते हैं तो वो बात को जल्दी और अच्छे से समझ सकता है और जल्दी आप उसको पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हमारी ये कोशिश थी कि तमाम उन ज़बानों के अंदर, भारतीय ज़बानों के अंदर, हम साइंस, कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन और एक्सटेंशन जिसे हम स्कोप कहते हैं, उसमें हम पत्र पत्रिकाओं का निर्माण करें, साहित्य का सृजन करें। और इस श्रृंखला के अंदर आज हमने उन तमाम पत्र पत्रिकाओं का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति के कर कमलों से कराया। प्रेरक वैज्ञानिकों का जन्म शताब्दी समारोह और भारतीय विज्ञान के संस्थापकों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व का ही हिस्सा कहे जाएंगे। विज्ञान प्रसार अब हर वर्ष शताब्दी पूरी करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को लेकर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम युवाओं को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में कारगर साबित होंगे। जाते साल 2021 में पुणे स्थित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी उन्नत GMRT ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपने नाम की हैं। इनमें कम आवृत्ति वाले रेडियो संकेतों के ग्रहण से जुड़े भौतिक तंत्र की पहचान के साथ साथ इस साल में NCRA के खगोल वैज्ञानिकों ने दुर्लभ वर्ग से संबंधित 8 नए रेडियो तारों की पहचान की है। इन तारों को MRP नाम भी इन भारतीय वैज्ञानिकों ने ही दिया है और अब तक इस श्रेणी के खोजे गए 15 तारों में से 11 GMRT द्वारा ही तलाशे गए हैं। एक रिपोर्ट। पुणे स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र NCRA ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को जारी रखा है। विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT के उन्नत संस्करण ने भारतीय खगोल अनुसंधान गतिविधियों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब यहाँ के खगोलविदों ने GMRT का उपयोग करते हुए मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर यानी MRP नामक दुर्लभ वर्ग से संबंधित 8 नए तारों की खोज का दावा किया है। साल 2021 में की गई ये खोज NCRA की प्रोफेसर पूनम चंद्रा की देखरेख में उनकी शोधार्थी बर्नाली दास ने की है। इस शोध पत्र को द एस्ट्रोफिजिकल पत्रिका में प्रकाशन के लिए मंजूर कर लिया गया है। हाल ही में पुणे में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर शोध समूह ने इस खोज से जुड़ी जानकारी दी। And this discovery was possible because of this sensitivity and the frequency range that
यह खोज उन्नत जीएमआरटी की संवेदनशीलता और फ्रीक्वेंसी रेंज के कारण संभव हुई है। इतने बड़े नमूने तैयार करने में सक्षम होने के चलते ही हमने इन तारों को नया नाम दिया है MRPs, जिसका अर्थ है मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर। हमने दिखाया कि ब्रह्मांड में वास्तव में इन तारों की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें हमें सही समय पर सही आवृत्ति पर देखना है, जो कि हमारे इस सर्वे की असाधारण सफलता का मुख्य कारण है। हमने इन तारों को उन्नत जीएमआरटी द्वारा प्राप्त व्यापक आवृत्ति रेंज पर भी ऑब्जर्व किया है। ये उत्सर्जन अनोखे और बहुउपयोगी हैं। वे हमें ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो वर्तमान में किसी अन्य तारे द्वारा उत्पादित ज्ञात विकिरण नहीं दे सकता है। Information which no other currently known radiation that the star produce can give us. मेन सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर यानी MRP असामान्य रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों और बहुत तेज तारकीय हवाओं के साथ सूर्य से भी ज्यादा गर्म तारे होते हैं और इस वजह से ये प्रकाश बिंब की तरह चमकीले रेडियो स्पंदनों का उत्सर्जन करते हैं। साल 2000 में पहली बार MRP की खोज की गई थी। साल 2020 तक 3 ऐसे दुर्लभ रेडियो तारों की खोज की गई थी और भारतीय शोधकर्ताओं ने ही उन्हें MRP नाम दिया। साल 2021 में वैज्ञानिकों ने इस श्रेणी के 8 तारे खोजने में सफलता हासिल की है। हालांकि इनके गुणों को समझने के लिए GMRT के साथ साथ अमेरिका की कार्ल जी जांस की वेरी लार्ज एरे VLA का इस्तेमाल कर अल्ट्रा वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज पर MRP का सबसे व्यापक अध्ययन किया गया। साल 2000 में चुंबकीय क्षेत्र वाला एक बड़ा तारा था जिसमें बहुत ही दुर्लभ प्रकार का उत्सर्जन देखा गया था। फिर 15 साल तक इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। बर्नाली ने यह प्रोजेक्ट किया और दूसरे तारे की खोज की जिसे 2018 में प्रकाशित किया गया। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अपने शोध के दौरान उसने बहुत ही आकर्षक और दुर्लभ प्रकार के रेडियो उत्सर्जन वाले लगभग 10 नए तारों की खोज की। और अगर पुष्टि की बात करें तो कुल 11 ऐसे तारे हैं। यह क्षेत्र जो बिल्कुल थम गया इस शोध के दौरान एक मुख्य धारा बन गया, जो एक शोधार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। MRP द्वारा उत्पादित रेडियो पल्स ही एकमात्र जांच है जो इन अपेक्षाकृत कमजोर घटनाओं से होने वाले परिवर्तनों को समझने में मदद कर सकती हैं। पल्स व्यवहार में इन परिवर्तनों को चिन्हित करने के लिए लगातार प्रयोग चल रहे हैं ताकि गतिशील तारकीय मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए रेडियो पल्स का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। यह उन्नत GMRT की बैंडविड्थ और उच्च संवेदनशीलता की उपलब्धि कही जाएगी कि अब तक खोजे गए 15 MRP में से 11 तारे GMRT द्वारा ही खोजे गए हैं। provides many extra capabilities. अपग्रेड ने कई अतिरिक्त क्षमताएं और बेहतर कार्य क्षमता प्रदान की। टेलीस्कोप को अधिक बहुमुखी और शक्तिशाली सुविधा बना दिया है। इसका नतीजा परिणामों की नई लहर है जो अब हमें मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक की आज हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा में हम दिखाएंगे कि अब उन्नत GMRT की क्षमता के कारण नई सीमाएं खुली हैं। कुछ दिन पहले ही उन्नत विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप द्वारा कम आवृत्ति वाले रेडियो संकेतों के ग्रहण से जुड़े भौतिक तंत्र की भी पहचान की गई थी। इस तरह की आवृत्ति रेंज में खोज करने को लेकर उन्नत GMRT दुनिया में सबसे संवेदनशील टेलीस्कोप के रूप में अपना स्थान बना चुका है और भारत को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही सामाजिक परियोजना ने जम्मू और कश्मीर में डेयरी व्यवसाय में सकारात्मक सुधार किए हैं। वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से यहां दूध उत्पादन बेहतर हुआ है। DBT द्वारा चयनित ग्रामों में विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को दिए गए प्रशिक्षण में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया है।
इससे जुड़कर युवा उद्यमी अब 2 से 5 गुना तक ज्यादा कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई सामुदायिक लाभ की परियोजनाएं समाज में काफी परिवर्तन ला रही हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सामाजिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। डीबीटी ने जम्मू जैसे पहाड़ी क्षेत्र में खासकर वंचित और पिछड़े समुदायों को आगे लाने के लिए डेयरी उद्योग और पशु स्वास्थ्य बेहतर बनाने का काम किया। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी छोड़ डेयरी उद्योग की ओर आकर्षित कर रही है। बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र के बदोड़ी में मौजूद संतोषजनक डेयरी फार्म इसका सफल उदाहरण कहा जा सकता है, जिसे इंजीनियरिंग कर चुके दिनकर कौशल ने शुरू किया है। डीबीटी फंडेड परियोजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर दिनकर कौशल ने शुद्ध साहिवाल गायों की डेयरी शुरू की और अब ये 100 रुपए लीटर का बोतल बंद दूध सप्लाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू दौरे पर आए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी संतोषजनक डेयरी फार्म पहुंचे और शिक्षित युवाओं के इस उद्यम की सराहना की। 2015 में मैं सर जॉब छोड़ के अपने परिवार वालों की सहमति के साथ, अपने माता पिता जी के साथ बात करके, अपनी वाइफ के साथ बात करके मैं जम्मू आ गया और 2015 से हमने इसके ऊपर डेयरी फार्मिंग के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू सर हमें डॉक्टर नरेश शर्मा जी से हमारा संपर्क हुआ। उनके संपर्क में आके सर हम वहाँ पे रेगुलर हर 3-4 महीने में हमारी ट्रेनिंग रहती रही थी, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में देखा, फर्स्ट एड के बारे में, काऊ के फर्स्ट एड के बारे में सीखा, वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में सीखा और साथ में जो फीडिंग मैनेजमेंट है उसके बारे में सर हमने सारा सीखा। अभी से जो मेरी प्रोडक्शन है वो 70 लीटर के आसपास पर डे की हो रही है और जो मेरा प्राइस जा रहा है जम्मू के अंदर वो 100 रुपये लीटर के आसपास जा रहा है। और इतना सबसे ज़्यादा जम्मू में प्राइस होने के बाद भी सर इतनी डिमांड है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सामाजिक विकास परियोजना को शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के सहयोग से समुदायों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक हस्तक्षेप द्वारा डेयरी उद्योग का लाभ बढ़ाना, लाभार्थियों को मुफ्त पशु रोग जांच सुविधा उपलब्ध कराना, डेयरी प्रबंध और दुग्ध उत्पादन मूल्यवर्धन में तकनीकी कौशल को बढ़ाना, लाभार्थियों को पशु रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान का भी प्रशिक्षण देना जैसे काम किए गए हैं, जिससे युवाओं का आकर्षण डेयरी व्यवसाय की तरफ बढ़ा है। मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी सोसाइटल डेवलपमेंट की, जिसके अंतर्गत हम लोग जम्मू में डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जिसके पास 2 जानवर हैं या 20 हैं 25 हैं। मैं आपको और सभी को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेयरी के क्षेत्र में इतनी स्कीम चालू की है, चाहे वो जानवर खरीदने से हो, शेड बनवाने का हो, फीड की फैक्ट्री लगानी हो, और हमारे जम्मू के किसान अच्छे से रुचि ले रहे हैं और ज़्यादातर किसानों ने अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी लोगों को मिल भी गया है लोन। और आज की डेट में वो खुद तो अपना रोज़गार चला ही रहे हैं, परिवारों की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो और लोगों को भी रोज़गार दे पा रहे हैं। दिनकर कौशल डीबीटी की सामाजिक विकास परियोजना के तहत दिए गए प्रशिक्षण और उपलब्ध कराई गई जांच किट द्वारा न सिर्फ मास्टिटिस जैसे पशु रोग की जांच खुद कर लेते हैं, बल्कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और यही वजह है कि उनके जानवर स्वस्थ हैं और दूध का उत्पादन भी बेहतर हो रहा है। इस डिजिटल एआई गन के आगे एक छोटा सा कैमरा है जिससे हम इसके गाय के अंदर जो बच्चेदानी है उसमें देख पाते हैं। इससे देखने के हमें पता चल जाता है सर इसका सर्विक्स का मुंह कहाँ है, और ऊपर के क्षेत्र से सर जो हमारी जो एआई गन है उसको हम गाइड कर सकते हैं। और इसका जो डिस्प्ले है सर वो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमें पता चल जाता है और मोबाइल में देख के सर हम इसको वो कर सकते हैं सर, जो हमारा जो सीमन है वो हम इसमें ड्रॉप कर सकते हैं सर। जम्मू क्षेत्र के डेयरी स्टार्टअप अब दूध का व्यवसाय कर नौकरियों से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं
साथ ही एक बार फिर नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रही है। इन परियोजनाओं से खासकर वंचित समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो रही है, जो कि एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र का आधार है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीएसटी की महिला वैज्ञानिक योजना सी वाइज किरण IPR के 12वें बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सत्र में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गगनयान सहित कई बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का नेतृत्व महिला वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है और महिला स्टार्टअप भारत की अभिनव सफलता की कहानियों का नेतृत्व कर रही हैं। आज किरण IPR योजना देश में सक्रिय पेटेंट एजेंटों में 10% का योगदान कर रही है। डॉक्टर सिंह ने महिला वैज्ञानिकों से पेटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में पिच करने का आह्वान किया। आपको बता दें, डीएसटी की WOSC या वाइज किरण IPR योजना को प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू मजबूरियों के चलते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर न बना पाने वाली महिलाओं को पेशेवर क्षेत्र में वापस लाना है। योजना के तहत हर वर्ष महिलाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए डीएसटी द्वारा वजीफा प्रदान किया जाता है। भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में गणित की प्राध्यापक नीना गुप्ता ये सम्मान पाने वाली तीसरी महिला और चौथी भारतीय विजेता हैं। उन्हें अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस बार का DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो हर साल विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम आयु के यानी युवा गणितज्ञों को गणित में नई पहचान बनाने के लिए दिया जाता है। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की यादगार के तौर पर साल 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसे इटली स्थित अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा भी उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। 16 और 17 दिसंबर को 27वें DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में 8वें CII औद्योगिक इनोवेशन पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए गए। ऑनलाइन कार्यक्रम में DST सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर, CII राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन द्वारा कंपनियों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को उनके नवीन औद्योगिक उत्पादों के लिए 33 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें 25 शीर्ष इनोवेटिव कंपनी पुरस्कार, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को 7 पुरस्कार और एक मुख्य पुरस्कार शामिल है। CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स की स्थापना 2014 में इनोवेटिव भारतीय उद्यमों की पहचान करने और उनका सम्मान करने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार कंपनियों को उनके नवीन उत्पादों और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी 2022 का आयोजन इस बार भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में किया जाएगा। आपको बता दें, NSSS की शुरुआत आम जन तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की गतिविधियों को पहुंचाने के आउटरीच कार्यक्रम के तौर पर की गई थी। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा अन्य विज्ञान संस्थानों के सहयोग से किया जाता है।
संगोष्ठी का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रही अन्वेषण और खगोल विज्ञान कार्यक्रमों के विकास पर चर्चा और नई खोजों की प्रस्तुति के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी का 2022 संस्करण 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस बार आम लोगों और छात्रों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं विशेष रूप से शामिल की गई हैं। अन्य गतिविधियों के अलावा कोलकाता की साइंस सिटी में एक अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। एक दुर्लभ खोज में वैज्ञानिकों को लगभग 7 करोड़ साल पुराने अंडे में डायनासोर का भ्रूण मिला है। दक्षिणी चीन के जिंग्याशी प्रांत में गांझोउ शहर की चट्टानों में मिला अंडे का यह ऐसा जीवाश्म है जिसमें पहली बार डायनासोर का पूर्ण सुरक्षित भ्रूण पाया गया है। इस भ्रूण को बेबी यिंगलियांग नाम दिया गया है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानियों के मुताबिक यह भ्रूण ओविराप्टोरोसॉर प्रजाति से संबंधित है, जिसके दांत नहीं है बल्कि चोंच थी। ओविराप्टोरोसॉर पंखों वाले डायनासोर थे जो एशिया और उत्तरी अमेरिका की चट्टानों में पाए जाते थे। जीवाश्म की आकृति से पता चलता है कि बेबी यिंगलियांग जन्म के काफी करीब था। शोधकर्ताओं के मुताबिक डायनासोर का ये भ्रूण अब तक तलाशे गए सबसे दुर्लभ जीवाश्मों में से एक है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।